दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज की कहानी है तंत्र मंत्र। ये क्या है शैलेश? तुम्हें मना किया था ना कि अगली बार लेट होने पर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने गुस्से से चीख कर कहा। सॉरी सर, आज आखिरी दिन था मज़ार में हाज़िरी लगाने का। आज 40 दिन पूरे हो गए ना। कल से मैं समय से पहले ही हाज़िरी दर्ज करा दूंगा। ये क्या मज़ार का चक्कर लगाते रहते हो? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अंधविश्वासी बन रहे हो। प्रोफेसर ने बड़े ही व्यंग से कहा। सर, ऐसा मत कहिए। एक छात्र बोल उठा। सर, आपको रेलवे स्टेशन पर बनी मज़ार की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। दूसरे छात्र ने हाँ में हाँ मिलाई। सर, आपने देखा नहीं, मज़ार 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में बनी है। तीसरे, चौथे, 5वें प्लेटफॉर्म जगह छोड़कर बनाए गए हैं। एक कोने से आवाज़ आई थी। सर, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही इस मज़ार का बहुत नाम है। 40 दिनों की नियम से हाज़िरी लगाने पर हर मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा यहाँ सबका मानना है। ऐसा किसी छात्र ने ज्ञान बघाड़ते हुए कहा। आज भौतिकी की क्लास में मज़ार का पूरा इतिहास भूगोल ही चर्चा का विषय बना रहा। प्रोफेसर भी इस वार्तालाप को बड़े ही ध्यान से सुनते रहे। भूपेंद्र सिंह का पूरा छात्र जीवन व नौकरी के शुरू होने के वर्ष भोपाल में ही बीते हैं। पिछले वर्ष उन्हें इस छोटे से ज़िले से प्रोफेसर का ऑफ़र आया तो वे अपनी पत्नी को लेकर इस कस्बे नुमा ज़िले परसिया में चले आए, जहां सुविधा व स्वास्थ्य के मूलभूत साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। इस कस्बे को ज़िले में बदलने के 5 वर्ष ही केवल हुए थे, इसीलिए विकास के नाम पर तहसील, जिला अस्पताल व सड़कों का विस्तार कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था। सरकारी अस्पताल में ज़रूरी उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी पूरी तरह से बनी हुई है। बेतरतीब तरीकों से बने हुए मकानों के बीच में कहीं कहीं सड़कें बन गई हैं, तो सीवर और नाले का अभी कोई अता पता भी नहीं है। आसपास के गांव के समर्थ लोग इस शहर में मकान बनाकर रहने तो लगे हैं, पर मानसिकता और आचरण से वे अभी भी पूरे गंवई विचारधारा से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल पिछड़े हुए। केवल 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में इस कस्बे नुमा शहर की हद सिमट कर रह गई है। इस दायरे से बाहर एक नदी है, जंगल है और हैं शुद्ध प्राकृतिक हवा के संग हरे भरे खेत खलिहान के नज़ारे। जो भी बैंक, तहसील व दूसरे विभागों से ट्रांसफ़र होकर दूर दराज से यहाँ आते हैं, वे अच्छे बाजार, संचार साधनों की असुविधा, यातायात के साधनों की कमी से उकताकर जल्दी ही इस जगह से भाग जाना चाहते हैं। नए खुले ITI में भूपेंद्र सिंह को उनके अनुभव के आधार पर प्रोफेसर के पद का ऑफ़र मिला तो वे मना ना कर सके और भोपाल के अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी को अपने साथ यहाँ पर लेकर चले आए। पत्नी सुमन बेहद आधुनिक व उच्च शिक्षित हैं, इसलिए कभी कभार वह भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी बनकर क्लास लेने आ जाती है। सुमन जब भी कॉलेज में आती, छात्रों की बाँझें खिल जाती थी, वे खुश हो जाते थे। वैसे तो यह एक कोएड इंस्टीट्यूट है, किंतु लड़कियों की संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है। लड़कियां साधारण ढंग से तैयार होकर ही कॉलेज आती जाती हैं। फैशन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बस बालों की खजूरी चोटी या पफ उठा बाल बनाकर वे खुश हो जाती हैं और अपना शौक पूरा कर लेती हैं। नीले कुर्ते और सफ़ेद सलवार दुपट्टा डाले 18 से 20 वर्षीय सहपाठिनियों के सामने 35 वर्षीय सुमन भारी पड़ जाती थी। नाभि दिखने वाली साड़ी, खुले और करीने से कटे हुए बाल, गहरी लिपस्टिक से सजे होंठ और आँखों में गहरा काजल सजाए वह जब भी क्लास लेने आती, लड़कों में मैम को प्रभावित करने की जैसे होड़ मच जाती थी। वे उसे फिल्मी हीरोइन से कम न समझते थे। भूपेंद्र सिंह अपने साथी शिक्षकों के बीच गर्व से गर्दन अकड़ा कर घूमते, मानो चुनौती सी देते हों कि मेरी बीवी से बढ़कर तुम्हारी बीवियां हैं क्या। साथी शिक्षक पीठ पीछे सुमन और भूपेंद्र का मजाक बनाते, मगर उनके सामने उनकी जोड़ी की तारीफों में कसीदे काटते रहते। उस दिन भूपेंद्र जब घर लौटे तो चाय पीते हुए दिन भर की चर्चा में मज़ार का जिक्र करना ना भूले। यह सुनते ही निसंतान सुमन की आंखें
एक आस से चमक उठी कि हो सकता है कि इसीलिए उस समय उनका यहाँ परसिया उन्हें आना हुआ और वे वहाँ खींचे चले आए। सुमन जितनी वेशभूषा से आधुनिक थी उतनी ही धार्मिक भी। आए दिन घर में महिलाओं को बुलाकर धार्मिक कार्यक्रम करवाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। इसी वजह से वह अपने मोहल्ले वालों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। आसपास के मकानों में ज़्यादातर नज़दीकी गांव से आकर बसने वाले परिवार थे। वे 2-4 सालों के भीतर ही परसिया में अपने छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बनाकर रहने आ गए थे। उनमें से कुछ पंडित, कुछ पटेल तो 1-2 राठौर परिवार के थे। कुछ परिवारों की महिलाएं अंगूठा छाप हैं तो कुछ 10वीं या 12वीं तक ही पढ़ी लिखी हैं, किंतु इसके बाद विवाह हो जाने के कारण वे आगे पढ़ ना सकी। अभी तक यहाँ 16-17 वर्ष में शादी और 20-21 वर्ष में गौना कर देने का चलन रहा है। ऐसे परिवारों के बीच सुमन को कार्यक्रम करवाने के लिए इन महिलाओं से बढ़कर भला कौन मिलता। ये महिलाएं जो गांव में दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहती थी, यहाँ परसिया में घर से बाहर कुर्सियाँ डाले दिन भर गाउन पहनकर बतियाती रहती थी। गाउन पहनना उनके लिए मॉडर्न होने के बराबर था, यानी आधुनिकता की निशानी थी। बस इतना ही फैशन करना आता है इन लोगों को। सुमन का शुरू में तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसने अपने आप को साथी महिलाओं के साथ सामूहिक कार्यक्रम में व्यस्त कर लिया। उसे रह रहकर बार बार भोपाल याद आता। वहाँ की चमचमाती सड़कों की लॉन्ग ड्राइव, किटी पार्टी, बड़े ताल का नज़ारा, क्लब और अपनी आधुनिक सखियों का साथ। शादी के 10 वर्षों के बाद सारी शारीरिक जांचों के परिणामों से उसे मालूम हो गया था कि वह कभी भी मां नहीं बन सकती थी। वह अपने खाली समय को किसी न किसी तरह से व्यस्त रखती थी ताकि खाली दिमाग से कोई खुराफात न पैदा हो जाए। जहां भोपाल में वह किटी पार्टी, क्लबों में और सोशल वर्क में बिजी रहती थी, वहीं यहाँ के माहौल में वह पूरी तरह से रम गई थी। हाँ, मगर नियम से वह यहाँ के इकलौते ब्यूटी पार्लर में जाना बिल्कुल नहीं भूलती। यहाँ की ब्यूटिशियन से ज़्यादा तो उसे ब्यूटी नॉलेज थी, इसलिए उसे भी वह तरह तरह की ब्यूटी टिप्स लगातार देती रहती थी। ब्यूटिशियन रमा जबलपुर में अपने मौसी के घर रहकर 6 महीने का कोर्स करके यहाँ परसिया में अपना पार्लर खोलकर बैठ गई थी। यहाँ युवतियाँ थ्रेडिंग और फेशियल खूब करवाती थी। उसका पार्लर चल निकला था, परंतु सुमन के आने के बाद रमा को वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग के नए तरीके जानने को मिले थे। वह सुमन को देखते ही खिल उठती थी और सोचती कितनी उच्च शिक्षित है, मगर स्वभाव उतना ही सरल है। इधर सुमन का मन मज़ार के चक्कर लगाने को मचलने लगा। वह सोचती सारे वैज्ञानिक तरीके अपना कर देख ही लिए हैं, कोई परिणाम नहीं मिला है। अब इस मज़ार के चक्कर लगाकर भी देख लेती हूँ, शायद भगवान खुश हो जाए। जब इस विषय में भूपेंद्र की राय लेनी चाहिए तो उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उन्होंने भी सुमन की आंखों में आशा की चमक को देख लिया था, इसलिए वे चुप ही रहे। भूपेंद्र से कोई भी जवाब न पाकर सुमन सोच में पड़ गई। उसने अपने पड़ोसियों से इस विषय में बात करने का मन बना लिया था। दूसरे दिन हमेशा की तरह दोपहर में जब सारी महिलाएं अपने चबूतरे पर या प्लास्टिक की कुर्सियां लगाकर गप्पों में मशगूल हो गई, सुमन ने मज़ार का जिक्र छेड़ दिया। फिर क्या था, सभी के पास तर्क निकल आए कि मज़ार इतनी महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। सभी स्वर्ण और पिछले वर्ग के परिवारों की महिलाओं में वैसे तो पूजा पाठ के नियमों में बहुत अंतर था, मगर मज़ार के विषय में वे सभी एक मत थी। लगे हाथ महिलाओं ने सुमन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे भी संतान की प्राप्ति के लिए मनौती मांगने के लिए 40 दिन मज़ार का फेरा लगाने का सुझाव दे ही दिया। कुछ का तो यहाँ तक ही कहना था कि 40 दिन पूरे होने से पहले ही
उसकी गोद हरी हो जाएगी। जितने मुंह उतनी बातें। ये सुनकर सुमन ने तय कर लिया कि वह कल सुबह से ही मज़ार जाने लगेगी। महेंद्र उसके इसके फैसले से खुश तो नहीं हुआ, किंतु उसने उसे उसके विश्वास के साथ फैसला लेने को स्वतंत्र कर दिया। मज़ार का रास्ता रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज से गुजरकर 2 प्लेटफॉर्म के बाद में है। छोटा सा स्टेशन होने के बहुत ही कम यात्री गाड़ी के फेरे लगाते हैं। दिन भर पास के अंचल से कोयला खदानों का कोयला लाद कर गुजरने वाली मालगाड़ियों का तो लगातार तांता लगा रहता है, जो ज़्यादातर तीसरे प्लेटफॉर्म से ही गुजरती हैं। दूसरे और तीसरे प्लेटफॉर्म के बीच में ही मज़ार है, जिसे चारों तरफ से घेर कर ओवरब्रिज की सीढ़ियों से जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की मज़ार में आवाजाही से रेलवे स्टेशन के सुरक्षा प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ता। लोगों का आना जाना एक ओर से लगा ही रहता है। जब से यह जगह ज़िले में परिवर्तित हुई है, तब से खूब भीड़ बढ़ने लगी थी और एक बाबा की मौजूदगी भी। वह हफ्ते में 3 दिन मज़ार में, शेष 4 दिन स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता। कोई कहता कि बाबा मुस्लिम है, तो कोई उसे हिंदू होने का दावा करता, मगर बाबा से जाति पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बाबा से लोग अपनी परेशानियां ज़रूर बताते, जिन्हें वह अपने तरीके से हल करने के उपाय भी बताता था। बाबा बड़ा होशियार था। वह शाकाहारियों को नारियल तोड़ने को, तो मांसाहारियों को काला मुर्गा काट कर चढ़ाने का उपाय बताता। लोगों के बुलावे पर उनके घर जाकर भी झाड़ फूक करता था। जो लोग उसके उपाय करवाने के बाद मन मांगी मुराद पा जाते, वे खुश हो जाकर उसके मुरीद हो जाते, लेकिन जो लोग सारे उपाय अपनाकर भी खाली हाथ रह जाते, वे अपने को ही दोषी मानकर चुप रह जाते थे। इसीलिए बाबा का धंधा अच्छा चल निकला था। सुमन सुबह के समय जब घर से निकली, उस समय जाड़े के मौसम के कारण कोहरा छाया हुआ था। वह तेज़ कदमों से स्टेशन की ओर निकल गई। उसके घर और स्टेशन के बीच में केवल 1 किलोमीटर का ही फासला था, जिसे वह जल्दी ही पूरा करना चाहती थी। अभी मज़ार में अगरबत्ती सुलगा कर पलटी ही थी कि बाबा से सामना हो गया। उसने प्रणाम करने को झुकना चाहा, पर उसकी मंशा भांपकर बाबा 2 कदम पीछे हट गया। मेरे नहीं, इसके पैर पकड़ो, वह जो इसमें समाया है। उसने उंगली से मज़ार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस मंशा से यहाँ आई हो वह ज़रूर पूरी होगी। बस अपने मन में कोई शंका बिल्कुल ना रखना। सुमन गदगद हो गई। आज सुबह इतनी सुहावनी होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे पड़ोसियों ने बताया तो था, यदि मज़ार वाले बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाए तो फिर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, समझो पूरी ही होगी। खुश मन से सुमन ने जब घर में प्रवेश किया तो उसका पति चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ने में तल्लीन था। सुजाता गुनगुनाते हुए घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। भूपेंद्र सब समझ गया कि वह मज़ार का चक्कर लगाकर आई है, मगर वह कुछ नहीं बोला। वह सोचने लगा, कितने सरल स्वभाव की है उसकी पत्नी, सबकी बातों में तुरंत ही आ जाती है। अब अगर मैं वहाँ जाने से रोकूंगा तो क्या रुक जाएगी, मगर उम्र भर मुझे दोषी भी समझती रहेगी कि मैंने उसके मन के अनुसार कार्य न करके उसे संतान पाने के आखिरी अवसर से भी वंचित कर दिया। आज जाकर आई है तो कितनी खुश लग रही है, वरना कितनी बुझी बुझी सी रहती है। कोई नहीं, 40 दिनों की ही तो बात है, फिर खुद ही शांत होकर घर पर चुपचाप बैठ जाएगी। मेरे टोकने से इसे दुख ही पहुँचेगा। दिन बीतते देर नहीं लगी। 40 दिन क्या, 4 महीने बीत गए, मगर सुमन का मज़ार जाना ना रुका। अब वह गेस्ट फैकल्टी के कार्य में भी रुचि नहीं लेती थी और ना ही आस पड़ोस की महिलाओं के संग कार्यक्रम में मन लगाती थी। बस अपने कमरे को अंदर से बंद करके घंटों न जाने कैसे तंत्र मंत्र अपनाती रहती थी। इन सब बातों से बेखबर एक दिन अचानक रमा उसके मोहल्ले से गुजरी। उसने सोचा,
सुमन भाभी की खबर भी लेती चलूं। अरसा हो गया उन्हें, वे पार्लर भी नहीं आई है। दोपहर का समय था। दरवाजे की घंटी सुनकर सुमन को ताज्जुब हुआ कि इस समय कौन है भला। दरवाज़ा खोलते ही रमा को देखकर खुशी से चहक उठी। उसे लगभग खींचते हुए वह भीतर अपने कमरे में ले गई, मगर रमा उसे देखकर हैरान थी कि क्या ये वही सुमन है जो कितनी सजी संवरी रहती थी। सामने मैले कुचले गाउन में काले सफ़ेद बेतरतीब बालों की खिचड़ी के साथ न मांग में सिंदूर, न मंगलसूत्र, न चूड़ियाँ, न बिंदी पहने सुमन किसी सड़क पर घूमती हुई पगली से कम नहीं लगी थी। भाभी, आपको क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? भाई साहब तो ठीक है ना? रमा ने बड़ी ही हैरानी से पूछा। अब आई है तो बैठ, तुझे सब बताती हूँ। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे चारों तरफ भूतों का डेरा हो गया है। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं करता। यह देखकर मैं ऐसे सोफे पर रात भर जागकर टीवी देखती रहती हूँ। अगर झपकी आई तो सो गई, वरना पूरी रात यूं ही कट जाती है। ये भूत दिन रात मेरे चारों तरफ मंडराते रहते हैं। दिन में भी कभी मोहल्ले के बच्चे के रूप में तो कभी पड़ोसन के रूप में आकर बैठ जाते हैं। फिर चाय बनाने या कुछ लेने भीतर जाओ तो बस गायब हो जाते हैं। भाभी, ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ प्लीज़। रमा घबरा गई। ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई बन गई है। यह देखो, मेरे हाथ में ये निशान। अगर मैं चूड़ी, बिंदी, अगर कुछ भी पहनती हूँ तो ऐसे निशान बन जाते हैं। सजने संवरने पर मुझे ये भूत बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए मैं अब सादगी से ही रहती हूँ। बाल भी नहीं रंगती, मेहंदी भी नहीं लगाती। सुजाता उससे बोली। भाई साहब आपको कुछ समझाते नहीं हैं क्या? कुछ कहते नहीं वे आपको? रमा सुमन की बातें सुनकर जैसे उलझन में पड़ गई। वह हैरान हो गई थी। मेरे पति के अंदर तो खुद ही आत्मा आती है। जब वह आत्मा आती है तो उनकी आवाज़ भर आ जाती है, चेहरा सर्द हो जाता है। उसी आत्मा ने मुझे सादगी से रहने का आदेश दिया है। पता है, मैं चलती हूँ भाभी, बेटे के स्कूल से लौटने का समय हो गया है, कहकर रमा उठ खड़ी हुई। सुमन की बातें सुनकर रमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। रमा अपनी स्कूटी स्टार्ट करके ही जा रही थी कि सामने से शैलेश आता हुआ दिखाई दिया। शैलेश उसी की गांव बरादरी का ही है। रिश्ते में उसका चचेरा भाई भी लगता है। उसे देखकर वह वहीं पर रुक गई। उसी ने तो 2 महीने पहले उसे स्कूटी चलानी सिखाई थी। उसने सुमन के दरवाजे पर नज़र डाली। सुमन ने अपने आप को फिर से घर में कैद कर लिया था। उसने शैलेश को अपने पीछे बैठने का इशारा किया और वहाँ से सीधा अपने घर को चल पड़ी। शैलेश ने जो बताया उसे सुनकर रमा हैरान हो गई। सुमन जब पहली बार मज़ार में गई थी तो उसी दिन बाबा ने उसके बारे में पूरी जानकारी उससे जुटा ली थी। सुमन धीरे धीरे बाबा की कही हुई बातों का आंख मूंद कर विश्वास करने लगी थी, किंतु 40 दिन बाद बीतने के बाद भी जब कोई परिणाम ना मिला तो बाबा ने उसे समझाया कि यह सब तुम्हारे पति की शंका करने की वजह से हो रहा है। जब तक वे भी सच्चे मन से इस ताकत को नमन नहीं करेंगे तब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती। यह सुनकर सुमन ने अपने पति को भी मज़ार लाने का फैसला किया और फिर रो धोकर गिड़गिड़ाकर उसे यहाँ तक लाने में सफल हो ही गई। लेकिन क्या शैलेश? रमा की उत्सुकता चरम पर थी। लेकिन जब मैंने भूपेंद्र सर से कहा तो वे गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगे, ये सारी बातें बकवास है, ये फेरे लगाने से कुछ नहीं होता। बल्कि अब तो सुमन घरेलू कार्य में भी कोई रुचि नहीं लेती है। बीमारों की तरह पूरे दिन वह केवल लेटी रहती है। चलो मैं भी वहाँ का नज़ारा देख कर आता हूँ। उस दिन बाबा स्टेशन से पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आसपास से आए हुए आदिवासियों को घेर कर बैठे हुए थे। उस दिन मज़ार का मेला भी था, जो मज़ार पर न लगकर बाहर पास के मैदान में लगता है। और फिर उस दिन की भीड़ को देखते हुए
किसी को भी स्टेशन की सुरक्षा के लिहाज से मज़ार तक जाने नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो भी भक्त चादर, अगरबत्ती, धूप जो भी चढ़ाना चाहे वह बाबा को सौंप देता है। इसलिए बाबा के चारों तरफ भीड़ जुटी हुई थी, जिसमें गरीब, आदिवासी महिलाएं, उनकी बेटियां बहुत श्रद्धा के साथ साथ हाथ जोड़कर लाइन से आगे बढ़ती जा रही थी। सर उन सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर में जब बाबा की नज़र मेरे साथ खड़े हुए सर पर पड़ी तो वे समझ गए कि ये सुमन मैम के पति ही होंगे। उन्होंने उन्हें दूसरे दिन आकर बात करने को कहा। सर मेरे साथ वापस दूसरे दिन आ गए। तब तक तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं खुद बाबा के हाथों का मोहरा बनकर रह गया हूँ। वह एक तरफ सुमन मैम को बच्चे के ख्वाब दिखाकर बरगला रहा था तो दूसरी तरफ प्रोफेसर को दूसरी शादी के सब्ज बाग दिखाने लगा। इन दोनों को अपनी बातों का विश्वास दिलाने को बाबा जब तब मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाकर हमारी मनोकामनाओं के पूरी होने के उदाहरण देता रहता। हम भी उसकी बात में हाँ मिलाते, क्योंकि हमें बाबा की ताकत पर भरोसा भी था और डर भी। धीरे धीरे उसने मैम के दिमाग में यह बात भर दी कि उसका रहन सहन, पहनावा आकर्षक होने के कारण पीपल के पेड़ के भूत उस पर आसक्त हो गए हैं। इसीलिए उसे सबसे पहले अपने आप को सादगी में रखना होगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर को दूसरी शादी के लिए रिश्ते दिखाने लगे। उन्हीं में से एक रिश्ते में 16 साल की एक गरीब की लड़की का रिश्ता भी था, जो प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा भा गया। आजकल सर के बहुत चक्कर लग रहे हैं उस लड़की के गांव के। यहाँ से 15 किलोमीटर पर ही तो है वह गांव। वहाँ आदिवासी परिवार है। उनके वहाँ अभी भी बाल विवाह, बहु विवाह का चलन है। अब क्या है, सर की 5 उंगलियाँ घी में हैं और वे भी बस लगता है अपनी बीवी के पूरे पागल होने के इंतज़ार में हैं, जैसे वह पागल हो और वे दूसरी शादी कर लें ताकि उसे पागल खाने बेचकर उसकी सहानुभूति भी बटोर लें और फिर उस कन्या से विवाह करके संतान भी पैदा कर लें। मेरी गलती बस यही है कि मैं बाबा और सर की चालों को पहले ही समझ नहीं पाया था, वरना मैम की कुछ मदद ज़रूर कर देता। मगर अब उनकी मानसिक स्थिति को केवल किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलकर ही अच्छे से संभाला जा सकता है। लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञ इस शहर में तो मौजूद ही नहीं है और दूसरे बड़े शहर में ले जाकर इलाज कराने के मूड में प्रोफेसर तो हैं ही नहीं। शैलेश के मुख से यह सब बात सुनकर रमा घोर चिंता में आ गई। बेचारी सुमन भाभी, यह मक्कार बाबा जब प्रोफेसर को अपनी बातों में ना उलझा पाया तो उसने अपना दूसरा जाल उनके ऊपर फेंक दिया, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि न पार पा पाए थे। तो फिर उस जाल में यह प्रोफेसर भला कैसे बच पाता। वह दूसरी शादी कराने के लिए अपनी पहली पत्नी को भूल गया। मौका परस्त आदमजात। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी ऐसी अच्छी कहानियाँ सुन सके। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।